हम लोग पहले कार्य ऊर्जा और शक्ति टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, कार्य क्या है और कार्य के व्यंजक कैसे निकाले जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्या है। ऊर्जा जैसे हम जानते हैं कार्य करने की एक साधारण परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। दैनिक जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं उन सब कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं सब चीज में ऊर्जा की आवश्यकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहा जाए पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से बना हुआ है, एक मैटर, दूसरा एनर्जी। ठीक है। अब एनर्जी और मैटर, यही आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी भी कहता है कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट हो सकता है, मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों रिवर्सिबल। बट दोनों में रिलेशन ये है कि मैटर को चलाने वाली जो ताकत है ऊर्जा है। दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं ऊर्जा के कारण हो रहा है। आप चल पा रहे हैं ऊर्जा के कारण चलते हैं। जैसे आप गौर करेंगे कि आप भोजन कई दिनों से नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ताकत नहीं मिल रही है काम करने की। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कार्य करने की क्षमता नहीं हो रही है आप में। और ये क्षमता किसकी आती है? ऊर्जा। तो आप खाते हैं, वो भोजन पचता है आपके शरीर में, फिर सेल में जाते हैं, सेल टूटते हैं और सेल से में जो एनर्जी संचित होती है वो आपको मिलती है, आपके शरीर को हॉट करते, बॉडी को गर्म करता है और फिर आपको कार्य करने की क्षमता मिलती है। ऊर्जा के कई रूप हैं, लेकिन यहाँ हम जिस ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। थोड़ा देखें परिभाषा को। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु कोई कार्य कर रही हो तो उसमें जितनी कैपेसिटी होती है वो उसकी ऊर्जा है। अंग्रेजी में बोले तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वस्तु द्वारा संपादित कार्य ही उसकी ऊर्जा की माप है। अब कैसे एनर्जी को मापेंगे? वस्तु जितना कार्य करेगी, वर्क करेगी, उसकी ऊर्जा है कि नहीं? आप एक गेंद लेते हैं और हिट करते हैं किसी पर, थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन जोर से हिट करते हैं ज्यादा चोट लगता है, तो आप कहते हैं कि इसको ज्यादा एनर्जी में आपने मारा है। जो ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करेगा आप उसमें कहेंगे कि वो एनर्जी ज्यादा उसकी थी, है ना? जैसे बुलेट की बात करते हैं, और बुलेट को यदि गन में ना डाला जाए और ऐसे मार दिया जाए किसी को तो वो हिट करेगा किसी व्यक्ति को, चोट लगेगी। लेकिन उसी को गन में लोड करके मारा जाए तो वो उस व्यक्ति को घायल कर दे। तो इससे क्या पता चलता है कि उस बुलेट वही है, द्रव्यमान वही है उसमें, लेकिन अब उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है। तो जब कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो उसका मतलब है उसकी ऊर्जा बढ़ गई। हम कहते हैं ऊर्जा, उसके वर्क से हम उसकी ऊर्जा की माप करते हैं। कोई ज्यादा ऊर्जा है, इसमें कम ऊर्जा है, ये कैसे जानते हैं? उसके द्वारा किए गए वर्क से। जैसे दो आयु के बच्चे, ऐसे सामान्य जीवन में हम देखते हैं दो आयु के बच्चे हैं और दोनों काम कर रहे हैं। एक ही काम को करने में कोई व्यक्ति थक जाता है थोड़ी देर में और एक व्यक्ति उसको करते रह जाता है और बढ़िया एफिशिएंसी, ज्यादा ताकत से उसको फिनिशिंग करता है बढ़िया से। तो आप कहते हैं इसको, इस व्यक्ति की ऊर्जा ज्यादा है, आप कहते हैं इसमें क्षमता ज्यादा थी उसको करने की। तो वास्तव में आप उसके वर्क से, उसके द्वारा जो किए गए काम से, इससे आप अनुमान लगाते हैं उसके कि वो ज्यादा उसमें एनर्जी है। तो इसी बात को हमने लिखा कि वस्तु द्वारा संपादित कार्य ही उसकी ऊर्जा की माप है। जो जितना ज्यादा कार्य होगा तो उसके द्वारा उतनी ऊर्जा मापी जाएगी, और कम यदि कार्य हुआ तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी कम है। कोई भी वस्तु जितना कार्य करती है वो उसकी माप जो करते हैं वही एनर्जी की माप करते हैं वस्तु में। अतः कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक समान होता है, अर्थात जूल। तो हम जो कार्य का मात्रक, क्योंकि कार्य से ही ऊर्जा माप रहे हैं, तो कार्य का जो मात्रक है पहले हमने निकाला हुआ है जूल, तो कार्य का जो मात्रक है जूल, वही क्या होगा? वही क्या होगा? ऊर्जा का भी मात्रक होगा। तो मात्रक अर्घ होता है तो उसी तरह ऊर्जा का भी मात्रक अर्घ होगा। परंतु जब नाभिकीय भौतिकी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस सब कणों के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां एक एनर्जी होती है जो उनको बांधे रखती है।
वो जब बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, कोई भी एनर्जी, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, उस एनर्जी को हम अलग से एक नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत छोटे एनर्जी के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, उसमें जो कार्य करने की क्षमता है, उसको हम किसमें माप रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिंदी में लिखा है, में मापा जाता है। इसे ईवी द्वारा सूचित किया जाता है, ई स्मॉल वी कैपिटल, ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। 1 ईवी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये ऊर्जा का। अब ऊर्जा के प्रकार कितने होंगे? तो ऊर्जा के प्रकार दो, मुख्यतः ऊर्जा को दो भागों में हम बांट देंगे। एक होगा मैकेनिकल एनर्जी, जिसको यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे नॉन मैकेनिकल एनर्जी, अयांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में हमको दो प्रकार की एनर्जी पढ़ना है। पहले मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? यांत्रिक ऊर्जा वो होती है जिसमें आप यंत्र जैसे पढ़ते हैं, मशीन, तो जिसमें गति के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में, चेंजिंग के बारे में, स्टेट्स चेंजिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कणों की गति के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि मूव कर रहे हैं, जहां मोशन आ जाता है, वो फैक्टर अगर आ रहा है तो आप बोलते हैं यांत्रिक, मैकेनिक्स है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है फिर से। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी अंग्रेजी होगी इसकी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसकी अंग्रेजी होगी। और यांत्रिक ऊर्जा, नॉन मैकेनिकल एनर्जी बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ के नाम है उष्मीय ऊर्जा, दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। उष्मीय ऊर्जा मतलब थर्मल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारे जो है अयांत्रिक ऊर्जा है, जिसमें मोशन के बारे में अगर ना भी पढ़े तो भी हमारा वर्क चलता है, कि उसमें मोशन के बारे में नहीं, उसमें चेंजिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारे अलग अलग ऊर्जा के रूप हैं, लेकिन ये अयांत्रिक है और ये यांत्रिक है। इसमें हम मोशन को, क्या कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे जरूर। तो ये है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, है ना। इन सब के बारे में हमारी विषय वस्तु मैकेनिकल एनर्जी पर है। तो यांत्रिक कार्य, तो किसी वस्तु द्वारा यांत्रिक कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो यांत्रिक कार्य अगर करें तो यांत्रिक कार्य किसी यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है कार्य, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा होगा, है ना। तो किसी वस्तु द्वारा यांत्रिक कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जितना भी वो मैकेनिकल वर्क डन होगा तो हम कहेंगे उसके ये यांत्रिक ऊर्जा है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाए। किसी वस्तु मैकेनिकल वर्क डन होगा तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा कार्य हो वो यांत्रिक ऊर्जा में संपन्न, क्योंकि कार्य से ही हम क्या करते हैं? ऊर्जा की माप करते हैं। अब किसी परिस्थिति में परिस्थिति विशेष में रखी गई वस्तु द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य से इसकी माप की जाती है। कोई भी स्थिति में, अब यहाँ परिस्थिति से क्या पारी है? यहाँ विशेष परिस्थिति से तात्पर्य है अपनी स्थिति या अपने विन्यास या अपनी गति की अवस्था से है। वस्तु किस तरह रखी हुई है, किस तरह उसका डिजाइन है, कैसा आकार है। बुलेट को देखते हैं शार्प बनाया गया है विशेष स्थिति के लिए, है ना। एरोप्लेन का डिजाइन ऐसा क्यों है? तो सबके पीछे एक लॉजिक है कि उसकी स्थिति डिपेंड करती है गति के लिए, किसी कारण से उसको बनाया गया है। तो स्थिति या अवस्था या विन्यास के कारण जब हम इसको माप करते हैं तब हम कहते हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा की माप हम कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो नोट कर लिया जाए। नोट हो गया? अब यांत्रिक ऊर्जा में हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा।
ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा की परिभाषा से इसको लिखेंगे, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसे ये की काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे, या ई और नीचे के देंगे, फिर सूचित करेंगे। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होगी उसकी क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु चल रही है, गति है उसमें, तो उसमें जो कैपेसिटी है किसी चीज को करने की, ये उसकी क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। इसे हम के ई या ई के से सूचित करेंगे। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी में गतिज ऊर्जा के बारे में अब देखिए, गतिज ऊर्जा की माप, गतिज ऊर्जा की माप, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा की माप, या हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा का व्यंजक, डेरिवेशन, सूत्र कि कैसे हम करेंगे। तो हम मानेंगे कि एक वस्तु है, ये आपकी एक वस्तु है, ठीक है, और अभी ये चल नहीं रही है, m द्रव्यमान है इस वस्तु का और ये चल नहीं रही है, ठीक है ना। इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u 0 है, तो इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा, a भी यहाँ क्या हो रहा है, 0 है। कुछ समय बाद, t समय बाद मान लेते हैं कि ये मूव करते हैं, इस पर F बल हम इस पर आरोपित कर दें, है ना, और t समय बाद ये वस्तु यहाँ चली है ना, उसमें गति आ रहा है। इसमें मान लेते हैं कुछ देर भी वेग हो गया और कुछ त्वरण भी उत्पन्न हुआ, ठीक है। कुछ समय बाद इसमें भी वेग होगा और कुछ त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो अब इसमें जो एनर्जी कैलकुलेशन होगा वो आपका गतिज ऊर्जा होगा। तो हम इस बात को मानेंगे, माना m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में, अर्थात u इक्वल टू 0 तथा a इक्वल टू 0। त्वरण भी नहीं है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो वहां त्वरण भी 0 है। प्रारंभिक वेग को u से सूचित किया जाता है, तो u भी वहां 0 है, ठीक है। अब इस वस्तु पर नियत बल F लगाने पर, अब इस वस्तु पर क्या करते हैं, नियत बल F लगा देते हैं, ठीक है ना। F लगा देते हैं
और F लगाने पर है ना, F नियत बल F t समय तक, नियत बल F t समय तक लगाने पर जब t समय तक लगाते तो कुछ तो कार्य हुआ होगा, t समय तक लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ वेग आ जाता है, 30 मिनट लगाने पर वेग बराबर v हो जाता है। अब इस वस्तु पर नियत बल F 30 समय तक लगाने पर वेग v हो जाता है, या वेग में परिवर्तन भी हो जाता है, पहले u था अब वेग v हो जाता है ना, और दूरी बराबर s हो जाती है। ठीक है, तो दूरी तय कर लेता है इसमें। तो गति के एक समीकरण से, तो गति के समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af, ये गति का समीकरण है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है ना, प्रारंभिक वेग कितना हमने लिया है, 0, क्योंकि गति में नहीं है वस्तु, प्रारंभिक वेग में वो रुकी हुई अवस्था में है। तो हम देंगे v स्क्वायर बराबर यहाँ u स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब सीधे 0 दे दें, 0 प्लस 2as, तो हमारे पास क्या हुआ, v स्क्वायर बराबर 2as कितना हुआ। अब हम इसमें किसी का व्यंजक, जैसे हम a निकालें, s निकालें, a निकालने की कोशिश करो तो a बराबर हमारे पास हुआ v स्क्वायर, क्योंकि हमको इसका कार्य पड़ेगा इसलिए हम a निकालने की कोशिश करें तो यहाँ होगा v स्क्वायर बाय 2s। ये एक फार्मूला हुआ, इसका आगे यूज करेंगे। इस तरह से देख लीजिए पहले, देखा आपने, मिटा सकते हैं। यहां तक लिखा है, क्योंकि कार्य बराबर बल, इसलिए बल F द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि हम कार्य से ही ऊर्जा की माप करते हैं तो हम कार्य निकाल लेंगे, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो कार्य वर्क W इक्वल टू F इंटू S, ठीक है ना, बल गुना विस्थापन। तो हमारे पास है ना, बल गुना विस्थापन, तो हमारे पास यहाँ सरल रेखा में ही बल लगा रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि वो सरल रेखा में ही बल लगा रहे हैं, तो बल की दिशा और विस्थापन दोनों एक समान है, तो यहाँ एंगल कितना 0 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, ये हम मानते हुए चल रहे हैं। तो Fs लिख रहे हैं डायरेक्ट, बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल यहाँ इस ओर लगाते हैं होता है ma, ठीक है ना, और विस्थापन क्या है F, तो ma, a का मान कितना है हमने निकाला है, m इंटू v स्क्वायर बाय 2s इंटू f, s कैंसिल हो गया तो हमारे पास हो गया, थोड़ा उधर मिटाना पड़ेगा, एस एस कैंसिल हो गया तो हमारे पास हो गया, यहां लिख रहे हैं एम वी स्क्वायर
बाय 2 और इसलिए वर्क W इज इक्वल टू हमारे लिखा हाफ, इसको लिख सकते हैं हाफ mv² बाय 2। अब हम क्या बोलेंगे कि ये कार्य जो होता है, यह कार्य जो है तो बल द्वारा किया गया कार्य यही है, यह कार्य, इसलिए यही कार्य जो है उसके गतिज ऊर्जा है। अतः गतिज ऊर्जा बराबर बल द्वारा या F द्वारा किया गया कार्य, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो गतिज ऊर्जा हम मानेंगे के ई, ठीक है ना, इक्वल टू हाफ mv²। तो इसका व्यंजक निकालेंगे आप, ठीक है। जूनियर सेक्शन के लिए हम लोग इस तरह से भी निकालेंगे और सीनियर में भी आप निकाल सकते हैं, मतलब 11th बेसिस में भी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन 11th बेसिस में एक मैथमेटिकल टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के टर्म्स से भी आप इस चीज को निकाल सकते हैं। लिखिए आपने। अब देखिए सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर परिवर्ती बल F कार्य करता है। तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा, ये हमने देख, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा ये होगा हमारे पास। तो कार्य बराबर वही गतिज ऊर्जा है, इसमें तो हम लिखेंगे ई, ऐसा लिख सकते हैं। और कार्य बराबर है कितना हमारे पास, हम अगर इसको टर्म में अगर लेने की जाए तो कार्य बराबर यहाँ होगा बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन, दिस इज F इंटू एस या F इंटू डी, जो आप मान सकते हैं F इंटू एस या F इंटू डी, ठीक है, F इंटू एस या F इंटू डी। तो एक अल्प कार्य हम लेते हैं, है ना, जिसको हम इंटीग्रेशन के टर्म में अगर लें, इंटीग्रेशन के टर्म में, तो हम इसको लिखते हैं, सॉरी, इंटीग्रेशन के टर्म में अगर लेना चाहते हैं तो छोटा कार्य अगर लेने की जाए अल्प कार्य के लिए DW यूज करेंगे। DW मतलब अल्प कार्य। अगर आप 9th बेसिस पर है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आगे की सोच सकते हैं, तो ये इस तरह से आप मेथड से इसको निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, DW इक्वल टू इंटीग्रेशन
कार्य का, है ना। तो F इंटू डी एस, ds क्या है, अल्प विस्थापन है। जब भी डिफरेंशिएशन में ds dt वो अल्प विस्थापन के लिए यूज किया है, अल्प कार्य के लिए यूज किया है। जहां डेल्टा यूज करते थे उसी को परिवर्तित रूप में यहाँ ds यूज कर रहे हैं। ये चेंज को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। चलिए आगे, अब एफ डी एस, अब F बराबर होता है ma, तो हम लिखेंगे ma ds, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इधर मिटाएं, ma, और देखिए चूंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, और यहाँ त्वरण का डिफरेंशिएशन के टर्म में होता है वेग में परिवर्तन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, अब इस बात को वहां रख देंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी डब्ल्यू ही केवल लिखे, अल्प कार्य ना लिखे, डब्ल्यू ही लिखे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू ए का मान लिखेंगे डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए चूंकि अब वेग किसी को कहते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो हम इसको चेंज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। वेग बराबर v इक्वल टू, सॉरी वेग v इक्वल टू डी एस बाय डी टी, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर रख देंगे, तो हम लिखेंगे w इज इक्वल टू m इंटू डी वी क्या देगा, इसको लिखा है ऐसे डी वी डी एस बाय डी टी, और फिर नीचे क्या है, फिर एक डी टी है, वो डी एस से गुना करें, डी एस बाय डी टी, इस तरह से। अब ये डी एस बाय डी टी क्या है, विस्थापन बटा समय, ये क्या है, वेग है, तो इसकी जगह केवल v लिख सकते हैं हम लोग। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, m जो है कांस्टेंट है, जो अचर राशि होती है उसको बाहर कर देंगे। अब हम लिखेंगे इसके जगह v, या अभी डालने लीजिए m v, इसके जगह डी एस बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, v, तो हमने लिख दिया v इंटू डी एस बाय डी टी, इस तरह से हमने लिखा। इतना सा पहले नोट कीजिए, फिर मिटाएंगे। मिटा सकते हैं, अब देखिए यहां से इसको dv अगर अल्प वेग निकालें तो भी हमारे पास आएगा ds बाय dt, तो इसको हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू एम भी इंटू डी वी, भी बाहर हो जाएगा, m बाहर हो जाएगा, तो v dv ऐसा लिख सकते हैं। अब q बराबर 0 से v वेग तक, इतना और इतना वेग के बीच अगर निकालें w को, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच में प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 और v तक आपको इसको निकालना है, तो आप लिखें m v इंटू डी वी, ऐसा आप लिखेंगे। इधर आपने लिखा
W इज इक्वल टू M। अब इंटीग्रेशन देखिए, आप जानते हैं जैसे x का इंटीग्रेशन करना है dx के टर्म में, तो हम लिखते हैं x 1 + 1 बाय 1 + 1, इट मीन x स्क्वायर बाय 2, ऐसा लिखा जाता है ना। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम करेंगे m इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट यहाँ 0 हो जाएगा, v u इक्वल टू 0 और अपर लिमिट 1। तो एक बार हम लिखेंगे m v के जगह v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं यहाँ। तो m इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, देयरफॉर w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बाय 2। और शुरू में ही हमने माना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क के बराबर, इसलिए k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये सेकंड मेथड से आप निकाल सकते हैं, जिसको डिफरेंशिएशन के टर्म में या इंटीग्रेशन के टर्म में आप इसको निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार। हो गया। હવે કાર્ય ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऊर्जा प्रमेय, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, गतिज ऊर्जा से रिलेटेड है, इसलिए बीच में इसको भी पढ़ते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है कि किसी वस्तु, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखें किसी वस्तु द्वारा, लिखा ना, किसी वस्तु द्वारा या गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन
के बराबर होता है। यह है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा के उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, एक मान लेते हैं एक वस्तु m द्रव्यमान की एक वस्तु, प्रारंभिक वेग u है। कुछ समय बाद इसका प्रारंभिक वेग v हो जाता है। F बल इसमें अप्लाइड किया है, ठीक है, बल लगाने पर इसका वेग जो है u से क्या हो जाता है, v हो जाता है ना। इस बात को मान लेंगे। माना वस्तु u प्रारंभिक वेग से यहाँ u 0 नहीं है, प्रारंभिक वेग से गतिमान है। ठीक है, t समय बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है। ठीक है, t समय बाद वस्तु का वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है। ठीक है, जब इस पर बल लगाते हैं तब t समय बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है। t समय बाद बल लगाने पर, F लगाने पर, यहां लिखते हैं F लगाने पर वस्तु का वेग भी हो जाता है ना, तथा दूरी S तय होती है। आपने लिखा किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि बल हुआ, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे गति के प्रारंभिक समीकरण से, है ना, गति समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af, है ना। अब एक बार क्या करेंगे, v को इधर ले आएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2af, ऐसा आपने लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि इसमें हम f जानते हैं, क्योंकि f बराबर होता है ma, तो हम यदि a निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा f बाय m। यहां से हम ले लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 इंटू f बाय m इंटू s, ऐसा आप लिख सकते हैं।
इधर मिटा सकते हैं? नहीं। नीचे वाला स्टेप देख लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि f और s को रहने देंगे, बाकी इसको इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा v² बाई u²। अब ये 1/2 के रूप में फॉर्म हो जाएगा और नीचे m ऊपर चला जाएगा ऐसा, तो f इंटू एस हो गया, राइट। अब हमारे पास देख लीजिए, अब हमारे पास इसको लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस हाफ mu² बराबर f इंटू एस, और f इंटू एस क्या चीज है? कार्य। देयरफॉर w इक्वल टू हाफ mv² बराबर mu²। और यही क्या है? अतः कार्य बराबर वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऊपर मिटा दें। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और यही हमको प्रूफ करना है, यह है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, लिख लिया जाए। देखिए मिटा देते हैं। अब हम करते हैं संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। 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 हम जानते हैं क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा के लिए हमारा व्यंजक। अब हम जानते हैं संवेग P बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुना वेग। ये होता है संवेग के लिए हम लागू करते हैं। तो हमारे पास जो इसके लिए व्यंजक लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, v अगर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास v इज इक्वल टू P/m हो जाएगा। देयरफॉर K इज इक्वल टू हाफ m, और v की जगह हम लिख देंगे v² है तो होगा P/m²। इट मीन्स हाफ m इंटू P²/m²। 1 mm कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा P²/2m के।
ये आपका संबंध हो गया। हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा बराबर 1/, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना संवेग स्क्वायर बटा द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना संवेग स्क्वायर बटा द्रव्यमान। ये आप इसमें संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। तो आज स्थितिज ऊर्जा भी हम लोग पढ़ लें। स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पहले परिभाषा लिखें। किसी वस्तु की उसकी विशेष स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो सिंपल समझ परिभाषा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण ऊर्जा में निहित ऊर्जा परिवर्तन, मतलब ऊर्जा स्थिति ऊर्जा, या सिंपल से लिख देते हैं, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण संचित ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या किसी वस्तु में उसके विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम, ठीक है, उसके विशेष स्थिति में ज्यादा बेहतर होगा कि इसको या लिखें, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता हो। ऊर्जा को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। इसे U द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, कैपिटल U द्वारा इसे सूचित करते हैं। ठीक है, व्यंजक किससे निकालें?
व्यंजक या माप, स्थितिज ऊर्जा की माप लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा की माप। ठीक है, पहले इतना सा देख लीजिए। हो गया नोट डेफिनेशन। तो स्थितिज ऊर्जा की माप कैसे करेंगे? देखिए, आप किसी, ये सतह है, ये सतह है और सतह से आपने m द्रव्यमान के किसी पिंड को ऊपर उठाया, h ऊंचाई तक m द्रव्यमान के किसी पिंड को ऊपर उठाया। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे माना m द्रव्यमान के किसी पिंड को h ऊंचाई तक उठाने में W बराबर कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कार्य बराबर लिखेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब बल आपके पास F है, अब विस्थापन क्या होगा इसके साथ, विस्थापन इसकी क्या होगी H, इसके द्वारा क्या है H, तो हम देंगे F बराबर, यहाँ जो गुरुत्व के अधीन जो बल लग रहा है दिस इज F इक्वल टू mg, वो नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ देंगे mg गुना mg h और इसके देंगे cos थीटा यहाँ दें। अब देखिए यहाँ पर जब पिंड ऊपर की ओर उठा रहे हैं आप, बल नीचे की ओर लग रहा है, इनके बीच में कोण कितना है 180 डिग्री का, तो आप देंगे cos 180 डिग्री। आप जानते हैं cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, तो आप देंगे mgh इंटू -1, तो -mgh। क्योंकि ऊर्जा यहाँ जो होगा, यहाँ रिवर्स, जब ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो नेगेटिव वर्क डन करना पड़ रहा है गुरुत्व के अधीन, तो ऊर्जा U इक्वल टू हम बोलेंगे -W, हम इसको लिख देंगे U इक्वल टू -mgh, तो हो जाएगा U इक्वल टू mgh। ये हो गया इसका